फिक्र में हमारी आज की पहली खबर का कोड वर्ड है डीलिमिटेशन, यानी परिसीमन। देश की राजनीति में आज इसी शब्द की काफी चर्चा है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना है, उससे ठीक पहले परिसीमन फिर ट्रेंड कर रहा है और विपक्षी खेमे में हुई एक हलचल से अचानक विमर्श शुरू हो गया। जो दल 2 महीने पहले तक इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, उन दलों का दिल इस बिल के लिए धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा। ये वही विधेयक है जिस पर विपक्षी एकजुटता के आगे बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से पहले केंद्र सरकार हिट विकेट हो गई थी, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद अब मामला नए रंग में दिख रहा है। समीकरण बदलने लगे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो संसद में गेम चेंजर हो सकते हैं। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान ने सियासी गणित में नया एंगल जोड़ दिया। सुप्रिया सुले ने कहा, यदि 50% सीटें बढ़ाने की शर्त लागू की जाती है तो हम समर्थन करने पर विचार करेंगे। सुप्रिया सुले सरकार से इस फॉर्मूले का आश्वासन लिखित रूप में चाहती। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। सुप्रिया सुले का यह बयान सरकार को सुकून दे रहा है, लेकिन सहयोगी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और उद्धव गुट उनके बयान से असहज हैं। हालांकि शिंदे गुट सुप्रिया सुले की तारीफ कर रहा है। अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी हालत में ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। ये अपनी सुविधा के आधार पर, अपने सुविधा के अनुसार जाति और धार्मिक समीकरण जोड़ करके डिलिमिटेशन करेंगे तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और आधार वो बनाए, चाहे जनसंख्या बनाए या भौगोलिक में क्षेत्रफल बनाए, एक आधार बना करके पूरे देश में लागू करें, कोई इसका विरोध नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर परिसीमन का यह पेच है क्या? आखिर सरकार मॉनसून सत्र में वो कौन से बिल लाने वाली है जो विपक्ष को साथ लिए बिना पास करा पाना मुश्किल है? यह पूरी खबर और उसके पीछे का नंबर गेम समझते हैं। मॉनसून सत्र में सरकार 130वें और 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की कोशिश में है। 130वें संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान है।
131वें संशोधन विधेयक में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और जनगणना के आंकड़ों का इंतजार किए बिना 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। ये ऐसे निर्णय हैं जिन्हें लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है, जिसके लिए दोनों सदन 2/3 बहुमत जरूरी है उसमें। अब यहीं से सरकार के लिए संसद का नंबर गेम अहम हो जाता है, जो उसके पक्ष में नहीं है। दोनों सदन में सरकार 2/3 के आंकड़े से थोड़ा पीछे है, इसीलिए विपक्ष का साथ जरूरी है। ऐसे में परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के संकेत और शर्त ने संसद के गणित को और दिलचस्प बना दिया। देखिए, 543 सीटों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत का लकी नंबर है 36 यानी 36। सदन में एनडीए के 324 सांसद हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 का है। अगर संविधान संशोधन बिल पास करवाना है तो सरकार को 36 अतिरिक्त वोट चाहिए। जाहिर है विपक्षी खेमे का साथ मिले बिना यह संभव नहीं है। एनसीपी शरद गुट से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की नजर विपक्षी खेमे के जेएमएम, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों पर भी है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37, आरजेडी के 4 और शरद गुट के 8 सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के 3, आप के 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसद भी सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। अगर शरद गुट के 8 सांसद साथ आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 324 से बढ़कर 332 हो जाएगा। फिर भी 28 वोट की तो जरूरत होगी, यानी गणित अभी भी पूरा नहीं हुआ। और यहीं से शुरू होता है डीएमके का फैक्टर। संसद में नंबर गेम ऐसा है कि एक एक सांसद का गुणा गणित देखा जा रहा है। अगर सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो शरद गुट के रुख में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ इतने वोट ही काफी नहीं है। ऐसे में समर्थन जुटाने के साथ सरकार वोटिंग से दूरी के विकल्प पर भी काम कर रही है। लेकिन 36 वोट के इस खेल में असली खिलाड़ी तमिलनाडु की पार्टी डीएमके है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 8, यानी दोनों सदन में पार्टी के कुल 30 सांसद हैं। अगर शरद गुट और डीएमके दोनों सरकार के समर्थन में वोट करती हैं तो लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा। 2/3 के 360 के नंबर से सिर्फ 6 वोट दूर। अगर डीएमके समर्थन के बजाय वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है तो सदन में मौजूद सांसदों की संख्या घट जाएगी और बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आएगा। लोकसभा के गणित के बाद अब राज्यसभा का नंबर भी देखना जरूरी है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 164 है। सरकार के पास 155 सांसद हैं। बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद यह नंबर बढ़कर 158 तक पहुंच जाएगा, यानी 6 सांसद वहां भी कम पड़ रहे हैं। राज्यसभा में सरकार का नंबर गेम लोकसभा के मुकाबले आसान दिखाई दे रहा है। 2/3 बहुमत के लिए सिर्फ 6 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी और अगर 12 सांसद वोटिंग से दूर रहते हैं तो सरकार के लिए गणित और आसान हो सकता है। राज्यसभा में डीएमके के 8 सांसद हैं, मतलब डीएमके चाहे समर्थन या दूरी बनाए, दोनों ही स्थिति में उसका फैसला सरकार के लिए अहम होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि परिसीमन की चाबी अब भी डीएमके के हाथों में है। पूरा मामला 50% वाले लिखित फॉर्मूले पर शिफ्ट हो गया है। सवाल है सरकार क्या करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि परिसीमन के अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। सरकार विपक्षी दलों के साथ खुले मन से चर्चा को तैयार है। सूत्र बता रहे हैं कि परिसीमन को लेकर अंतिम निर्णय व्यापक विचार विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद लिया जाएगा। भले ही सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया और ना ही बिल आया, लेकिन समर्थन की शर्तें पहले ही सामने आ गई हैं। शरद गुट की सुप्रिया सुले परिसीमन में 50% के हिसाब से सीटों का इजाफा चाहती हैं। अगर विपक्ष की यह शर्त मान ली गई तो राज्यों की तस्वीर कितनी बदल सकती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर 50% का फॉर्मूला लगा
तो संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से महाराष्ट्र का नंबर बढ़कर 72 हो जाएगा, बंगाल की सीटें 42 से बढ़कर 60 को पार कर जाएंगी, बिहार में भी लोकसभा की 60 सीटें हो सकती हैं, तमिलनाडु का नंबर बढ़कर 59 हो जाएगा। इसी तरह झारखंड में भी ठीक ठाक सीटों की संख्या हो जाएगी। अगर यही सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ाई गई तो दक्षिण राज्यों को इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन 50% के यूनिफॉर्म फॉर्मूले से दक्षिण के राज्यों को भी फायदा हो सकता है। अब फिक्र का लेंस ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो विपक्ष कल तक यह कह रहा था कि बिना परिसीमन के महिला आरक्षण लागू हो, उसी खेमे से 50% वाले संकेत मिल रहे हैं। सियासत में हवा बदलते देर नहीं लगती। देखने वाली बात होगी कि क्या मॉनसून सत्र में सरकार अपने पक्ष में समर्थन जुटा पाती है या फिर बिल का हाल वही होने वाला है जो 2 महीने पहले हुआ था। हालांकि यहां पर एक टर्निंग पॉइंट यह है कि डीएमके अब कांग्रेस से बहुत खफा है, तमिलनाडु में जो हुआ उसके बाद से। अब आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी वो खबर दिखाते हैं जो आज पूरे दिन सोशल मीडिया में ट्रेंड करती रही, न्यूज चैनलों की हेडलाइन में भी बनी रही। इस वायरल खबर के केंद्र में रहे यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना। सतीश महाना ने राम मंदिर चंदा चोरी पर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया। उनके बयान के बहाने विरोधियों ने सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। कुछ ही घंटों में मामला इतना बढ़ गया कि सतीश महाना को सफाई देनी पड़ गई। सबसे पहले यूपी विधानसभा स्पीकर का चंदा चोरी पर दिया वायरल बयान देखते हैं, फिर आपको बयान के बाद की सियासी फाइट दिखाते हैं। उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। तो सुना आपने, विपक्ष को इस भाषा से आपत्ति। उसके मुताबिक ये करोड़ों राम भक्तों को अपमानित करने वाला बयान है। 65 वर्ष के सतीश महाना पिछले 4 वर्षों से यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री भी रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है क्या उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है। विपक्ष के हमलों ने कुछ ही देर में सतीश महाना को बैकफुट पर ला धकेला। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर खेद नहीं जताया, बल्कि उसका एक अलग संदर्भ बताया। पहले सतीश महाना ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में जिनका पैसा चोरी हुआ, शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। जब उनका यह बयान वायरल हुआ और विपक्ष भी हमलावर हो गया, तो सतीश महाना ने सफाई दी कि उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी। इसका संबंध सभी राम भक्तों से नहीं। इसका सच जो भी हो, लेकिन यूपी विधानसभा स्पीकर के बयान ने नई सियासी फाइट शुरू कर दी है। विपक्ष के नेताओं ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इतने गंभीर विषय को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए था। इस पूरी सियासी फाइट पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। इसमें विपक्ष के हमले भी हैं और सतीश महाना की सफाई भी। मैंने इस दिग्विजय सिंह के बयान जी के ऊपर ही कहा था कि आप भी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाते होंगे और श्रद्धापूर्वक भगवान के द्वारा दिया गया भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते होंगे। तो कोई जाके उनसे पैसा हिसाब मांग रहा है, वापस मांग रहा है क्या? मेरा मन, मेरी आत्मा ये कहती है कि भगवान का दिया हुआ भगवान के चरणों में लगा है और वो दिख रहा है। लेकिन अगर ये कहना कि पूरे राम जन्मभूमि के साथ जो लोग लगे थे सब डिसऑनेस्ट हैं, ये बात तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, कितनी बार रिनोवेशन कराया है आपने विधानसभा के अंदर का? कहीं उसमें भी चंदे का, चढ़ावे का, कोई कट का कोई मामला तो नहीं शामिल है? जितने लोग अपने घर के पर्दे नहीं बदलते, उतनी बार आप विधानसभा का लेआउट चेंज कर चुके हैं और आप चंदा चोरी पर और चढ़ावा चोरी पर ज्ञान दे रहे हैं। हम पूछते हैं जो चंदा न दे, लेकिन जो चंदा दिया हुआ रखा है उसमें चोरी हो तो क्या चंदा न देने वाला नहीं बोल सकता है? प्रभु श्री राम इनसे नाराज है, इनको ले डूबेगा, क्योंकि चोरी कहीं बाहर का आदमी नहीं किया। अगर बाहर के चोर आए होते, इन्हीं के लोगों ने चोरी किया, इसके माने है कि ये लोग चोरी में बहुत बड़े हिस्सेदार रहे। सदन के अंदर भले ही माइक का कंट्रोल चाहे किसी के पास रहता हो, लेकिन बाहर आने के बाद नेताओं की बयानबाजी का म्यूट बटन आज तक कोई नहीं बना पाया।
आउट ऑफ टर्न बोलना ही क्यों। हमारे पास उत्तर प्रदेश से एक और फिक्र की खबर है जिसका संबंध KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उसके हॉस्टल से, वहां नॉनवेज वाले सियासी टकराव से है। असल में लखनऊ के KGMU में हॉस्टल के मेस में नॉनवेज पर बैन लगाया गया है। इस आदेश के बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के सभी 21 हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाना बनाने और परोसने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे पास आदेश की कॉपी भी है। यह 14 जुलाई को दिए गए आदेश की कॉपी है। इसमें यह लिखा गया है कि अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नॉनवेज ना बनाया जाए, ना ही परोसा जाएगा। यह फैसला बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए आदेश की कॉपी में क्या है। पहली बात यह है कि छात्रावासों की मेस कैंटीन में मांसाहारी भोजन ना पकाया जाए, ना परोसा जाए। छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा गया है कि शाकाहारी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ भोजन में जरूर शामिल किए जाएं। सबसे बड़ी बात, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, KGMU के अधिकारियों ने यह कहा है कि यूनिवर्सिटी की ओर से सीधे चलाई जाने वाली मेस में पहले से ही केवल शाकाहारी खाना बनता था, लेकिन जो मेस छात्र कोऑपरेटिव या प्राइवेट तरीके से खुद चलाते थे वहां नॉनवेज बनता था। अब वहां भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर करीब 7000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस आदेश के संकेत कब से मिलने शुरू हो गए थे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में इसको लेकर चिंता जताई थी। दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के दौरान राज्यपाल ने नॉनवेज खाना और हाइजीन पर सवाल उठाए थे, जिसके कुछ ही दिनों के बाद यह आदेश दिया गया। अब विपक्ष इस फैसले को तानाशाही बता रहा है। सिर्फ 20 सेकंड में जानिए कैसे इस पर राजनीति भी हो रही है। एक पक्ष का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी का अधिकार है, जबकि विपक्ष इसे संविधान का उल्लंघन बता रहा है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की अपनी नीतियां होती हैं, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसे तानाशाही वाला फरमान बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में ज्यादातर छात्रों की खान पान संबंधी पसंद का ध्यान रखा जाता है। विरोध में यह कहा जा रहा है कि अब सरकार बताएगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। प्रशासन का एक तर्क यह भी है कि गर्मी की वजह से नॉनवेज की हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल है। इसके जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मेडिकल नजरिए से मांसाहारी भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। एक यूनिवर्सिटी में कैसे मांसाहार भोजन विवाद का बड़ा विषय बन गया, फिक्र की इस रील में देखें। जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। जो मैसेज KGMU खुद संचालित करता। कल गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं बहुत इसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, बहुत वैल्यूबल सजेशन है। बिकॉज देखिए, भारत में, हमारी कंट्री में गर्मी कितनी होती है, हाइजीन मेंटेन करना नॉनवेज फूड में मुश्किल है जब मास स्केल पे होता है। नंबर 2, पूरा जिसे कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है। अब सरकार बताएगी तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना, तुम्हें ये पहनना है, ये नहीं पहनना, तुम्हें यहाँ पूजा करनी, तुम्हें यहाँ नमाज पढ़नी है, यहाँ नहीं पढ़नी, या यहाँ पे पूजा नहीं करनी। तो हिटलर ने भी ऐसा काम नहीं करा था। अब ये तो उनका अधिकार भी है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मेहरबानी करके वो करिए जिससे जनहित हो, वो मत करिए जिससे अखबार की सुर्खियां बन जाए। इसमें कौन सी बात हो जाएगी कि नॉनवेज न खाएं। देखिए, पीओ रिसर्च सेंटर के मुताबिक, उनके मुताबिक मोर देन 61% ऑफ द इंडियंस आर नॉनवेज। नॉनवेज को बैन किया जाए या नॉनवेज पर रोक लगाया जाए, ये अपने आप में काफ़ी काबिल मजम्मत है। देखिए, KGMU की मेस में अब भले ही नॉनवेज पकने पर पाबंदी लग गई हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत फुल फ्लेम पर पक रही है। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहां फोकस सिर्फ पढ़ाई और सेहत पर होना चाहिए, वहां खाने की थाली का सियासी अखाड़ा बन जाना वाकई फिक्र की बात है। हाइजीन का तर्क अपनी जगह है और खाने की आज़ादी
अपनी जगह। विमर्श और समाधान हाइजीन को लेकर होना था, खाने की पसंद को लेकर नहीं। खैर, अगली खबर आमिर खान की तीसरी शादी से जुड़ी है, जिस पर लव जिहाद वाला हमला हो गया। आरोप लगे कि उन्होंने 61 वर्ष की उम्र में गौरी स्प्रैट से शादी करके लव जिहाद किया है। इस पर आमिर खान ने सफाई दी। आमिर खान ने कहा है कि हमारा परिवार सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई, मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई। मेरे चचेरे भाई मंसूर ने ईसाई महिला से शादी की। जहां तक गौरी की बात है, वो हिंदू नहीं ईसाई हैं। आमिर ने यह भी कहा है कि उनकी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हालांकि कुछ मौलानाओं ने भी उनकी तीसरी शादी पर आपत्ति जताई है, यहां तक कि फतवा भी जारी कर दिया है। आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी की। मुस्लिम मर्द के लिए, ईमान वालों के लिए गैर मुस्लिम से शादी करना नाजायज है, हराम है और ऐसा शख्स गुनाहगार है। आमिर खान वो क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? वो लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहते हैं या एक मुस्लिम युवा को संदेश देना चाहते हैं कि मैंने 3 हिंदू महिलाओं से शादी की, मेरा कुछ नहीं हुआ, तुम भी करो। दुनिया जानती है कि वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, तो उसकी मजहबी हैसियत खुद ब खुद खत्म हो गई। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह के जब बीजेपी के नफरती बकवास करता है तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई उसने 3 किया तो तुमको क्यों जलन हो रही है? भाई तुम 4 कर लो। पूरा मामला महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एक बयान के बाद उठा है। उन्होंने आमिर को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया है। इसके बाद बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनका पुतला फूका है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। सोचिए कितने बड़े बड़े विषय हैं, लेकिन ये विषय सियासत का काम भले ही मुद्दों को गरमाना हो, लेकिन एक परिपक्व समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो बयानों की इस आंच में सौहार्द को ना झुलसने दे। सिनेमा, कला और किसी का निजी जीवन, जब इन पर राजनीति की गहरी छाया पड़ने लगती है तो नुकसान किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं, बल्कि हमारे उस सामाजिक ताने बाने का होता है जो पीढ़ियों से बुना गया। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। वहां टीएमसी खेमे की फिक्र कैसे एक और अपने दिग्गज नेता ने बढ़ा दी है, ये जानते हैं। असल में आज ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। उनके बेहद करीबी और विधायक मदन मित्रा ने आज टीएमसी को टाटा बाय बाय कह दिया है और वो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने विधायक पद नहीं छोड़ा। मदन मित्रा के तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल होने का फैसला ऐसे समय में आया है जब ईडी ने मदन मित्रा की पत्नी और उनके 2 बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस भेजा था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला म्युनिसिपल भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि कुछ दिनों तक ममता बनर्जी का साथ देने वाले मदन मित्रा ने आज उन पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी डूब रही है, टीएमसी सिर्फ अभिषेक को बचाने में लगी है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। मुझे कोई पकड़ के नहीं लगाए, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लगी। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फैसिस्ट रुझान के खिलाफ, जो जामूरियत का पक्ष में जो लोग हैं, जो कलेक्टिव का बात कर रहे हैं, ये लड़ाई ताकतवर हो रहा है। आज मदनदा आए हैं, कलेक्टिव का लड़ाई मजबूत जरूर होगा। It's not a surprise because yesterday his wife, his daughters-in-law and his sons were summoned by the ED. So he has gone on the summons of the ED. See, sometimes when you invite me, I go on your invitation. He has gone on the invitation of the ED. So we should understand
that the person who was standing day before yesterday and abusing the Rito Broto gang, today is going there and sitting next to Rito Broto. This has been done on the special invitation of the ED. तृणमूल अपने आप खत्म हो गए हैं, पार्टी है नहीं, अलग अलग से पार्ट हो चुका है. अभी कौन किसके खुद बचने के लिए कौन किसके साथ किसके पास है वो लोग समझे. या इच्छे करू. The persons, those who are MLA, MP, whatever they like, feel better, they let them do it. ममता दीदी हिंदी फिल्म का एक बहुत पुराना गाना जरूर गुनगुना रही होंगी, बिछड़े सभी बारी बारी. अब एक शुभ समाचार, ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में आज एक बड़ा आर्थिक अध्याय जुड़ गया है. ये अलग बात है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना का फुटबॉल मैच सेमीफाइनल होने वाला है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं. दोनों देशों के बीच आज से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, जिसका सकारात्मक असर कारोबार, निवेश और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. यानी ब्रिटेन से आने वाली जो चीजें पहले महंगे दामों में मिलती थी वो अब धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी. इस डील की सबसे बड़ी बात टैक्स में राहत है. भारत से ब्रिटेन जाने वाले करीब 99% सामान पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा. वहीं ब्रिटेन से भारत आने वाले लगभग 90% उत्पादों पर टैरिफ कम होगा. औसत टैरिफ 15% से घटकर अब करीब 3% तक रह जाएगा और अगले 10 वर्षों में 85% सामान पूरी तरह टैरिफ मुक्त हो जाएंगे. दोनों देशों को उम्मीद है कि 2030 तक आपसी व्यापार मौजूदा $60 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है. अब सवाल है कि इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा. उसके लिए आपको यह समझना होगा कि ब्रिटेन के साथ इस समझौते के बाद वहां से आने वाले कौन कौन से लग्जरी आइटम सस्ते होंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहले बात स्कॉच विस्की की करते हैं. हालांकि एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है. अब तक इस पर 150% आयात शुल्क लगता था, जो घटकर 75% हो गया है और अगले 10 वर्षों में यह 40% तक आ जाएगा. यानी जो स्कॉच की बोतल आज करीब 5,000 रुपए में मिलती है, उसकी कीमत भविष्य में करीब 3,500 रुपए तक आ सकती है. सिर्फ विस्की नहीं, ब्रिटेन की लग्जरी कारें भी पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती हैं. तय कोटा के आधार पर आयात शुल्क में छूट मिलेगी. इसका फायदा जैगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटले और मिनी कूपर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को मिलेगा. यानी लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए भी यह डील बड़ा फायदा लेकर आ सकती है. बस इसमें E20 वाला कॉम्पोजिशन देखने वाली बात है. खैर, अगर आप फैशन और लाइफस्टाइल के शौकीन हैं तो यहां भी अच्छी खबर है. ब्रांडेड कपड़ों पर शुल्क कम होने से प्रीमियम जैकेट, सूट और दूसरे कपड़ों की कीमतें कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाली प्रीमियम चॉकलेट और बिस्किट पर भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होगी. यानी इसके दाम भी कम हो सकते हैं. ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीदने वालों को भी फायदा होगा. ब्रिटेन से आने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक और परफ्यूम की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पसंद करते हैं तो ब्रिटेन से आने वाले कुछ ऑडियो गैजेट्स और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती हैं. लेकिन यह समझौता सिर्फ भारतीय ग्राहकों के लिए फायदेमंद नहीं है. इसका बड़ा फायदा भारत के उद्योगों और निर्यातकों को भी मिलेगा. इस समझौते के लागू होने से सबसे बड़ी राहत टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी और यह बहुत बड़ी राहत है क्योंकि हमें थोड़ा सा नुकसान अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी से हुआ था. अब भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में लगने वाला टैरिफ खत्म हो जाएगा, जिससे वहां भारतीय परिधान ज्यादा और प्रतिस्पर्धी और सस्ते होंगे. अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में इस सेक्टर में 40% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. इसका फायदा बड़े ब्रांड्स के साथ साथ MSME सेक्टर को भी मिलेगा. फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है. भारतीय दवा कंपनियों के लिए ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी और दवाओं को मंजूरी भी पहले के मुकाबले जल्दी मिल सकेगी. इससे भारतीय फार्मा कंपनियों की पहुंच ब्रिटेन के बाजार में और मजबूत होगी. इसी तरह भारतीय केमिकल उद्योग को भी बड़ी राहत मिली है. ब्रिटेन में भारतीय केमिकल उत्पादों पर टैक्स कम होगा और सरकार ने 2030 तक इस सेक्टर के निर्यात को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है. यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बदौलत आने वाले वर्षों में भारतीय उद्योग के लिए ब्रिटेन का बाजार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, आसान और अट्रैक्टिव बनने वाला है. 15th July 2026
is a defining moment in India's trade history. This is one of its first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. The 30 chapters across which negotiations have taken place under this agreement. The UK-India FTA sends a message to the rest of the world that the rules-based order works. So the UK-India FTA is the new gold standard of trade deals, pro-worker, pro-innovation and pro-growth. British Airways are delighted to welcome the UK-India Free Trade Agreement coming into effect. This is a landmark agreement which will unlock opportunities for businesses and strengthen the already really strong economic ties between the two countries. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, उससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा और अपना एक्सपोर्ट भी काफ़ी जेम एंड ज्वेलरी का बढ़ेगा. It will be much beneficial and make the relationship, which is already very strong, even stronger. As you rightly say, I personally think it's a unique relationship. No one else has this. Whether it's the diaspora, whether it's the food, whether it's the sport, whether it's the language, the legal system, there's a lot of complementarity. और अब फिक्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की, जहां लाखों की भीड़ सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, लेकिन मुनीर की हत्यारी फौज अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पीओके में आजादी के इस आंदोलन को डिरेल करने में लगी है. झूठ तो उनका सिग्नेचर है पाकिस्तान की फौज का, लेकिन पहले पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की तरफ से निकाले गए उस लॉन्ग मार्च की पूरी डिटेल, जिसमें मुनीर की सेना अब हर तरफ से घिर चुकी है, जिसे मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च कम आजादी मार्च ज्यादा कहा जा रहा है, जिसमें सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह है और पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति पाने का जुनून. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए हैं. पीओके में आज सड़कें वॉर जोन में तब्दील हो गईं. पहले लाठियां चली, फिर गोलियां दागी गईं. पीओके में यह आक्रोश पिछले 1.5 महीने से दिख रहा था, लेकिन आज 15 जुलाई को पूरा पीओके आजादी के नारों के साथ सड़कों पर आ गया. रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक यानी 105 किलोमीटर तक की रेंज में लोगों ने अपना विरोध जताया. पुरानी 38 मांगों में से 2 विशेष मांगों को लेकर अवामी कमेटी का प्रदर्शन हुआ, जिसमें शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है. ये शरणार्थी कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में रहते हैं. इसके अलावा अफसरों मंत्रियों के फायदे खत्म करने की मांग भी अब तक अनसुनी है, जिसे लेकर पीओके में इस बार भारी आक्रोश देखने को मिला. प्रदर्शन के डर से मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू है. उसके बाद यह हालात. किसी भी रैली या सभा पर प्रतिबंध लगाया गया. 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया. JAAC का मुख्य कार्यालय भी सील कर दिया गया. बीते 48 घंटे से पीओके में स्कूल, कॉलेज, बाजार, सूचना फैलाने के सारे तंत्र, यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं. इसके बावजूद भी मुनीर पीओके की तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने से नहीं रोक पा रहे हैं. शासन प्रशासन के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं वो आपको जानना चाहिए. इनकलाब आएगा आंधी में तूफानों में, यानी जो भी हो अब पीछे नहीं हटा जाएगा. पूरे पीओके में जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वर्दी वाले गुंडे हैं, मुल्क लूटने के धंधे हैं. इन नारों से मुनीर की सेना की सच्चाई बताई जा रही है. असीम मुनीर हाय हाय, पाकिस्तानी फौज बाय बाय. और अब बदमाशी नहीं चलेगी, मुनीर की तानाशाही नहीं चलेगी. प्रदर्शनकारी कह रहे हैं मुनीर फौज का एक ही काम, कत्लेआम सुबह शाम. पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का ही नतीजा है कि वहां की जनता आजादी से कम पर मानने को तैयार नहीं है. प्रदर्शनकारियों के नेता सरदार अम्मान खान ने कहा, पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका है, इसे आजाद कश्मीर नहीं कहा जा सकता. इस बार हम अपनी आजादी और वजूद की जंग लड़ रहे हैं और जीत से पहले यह जंग अब खत्म नहीं होगी. पीओके के लोगों की यह यलगार मुनीर को सीधा चैलेंज है.
पीओके में लोगों के जोश को मुनीर ने बूटों तले रौंदने का प्लान तैयार किया है। रावलपिंडी में बैठकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कत्लेआम का आदेश जारी किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने का दावा है। 5 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 24 लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर का इरादा इससे भी बड़े कत्लेआम को अंजाम देने का है। मुनीर का टारगेट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को खत्म करने की योजना बन चुकी है। जनरल डायर बन चुके मुनीर की। पीओके में हिटलरशाही और अत्याचार का लेवल इन तस्वीरों से दिखाई देता है। यह पीओके के रावलकोट का वीडियो है। इसमें मुनीर का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला षड्यंत्र है। इस वीडियो में कई हथियारबंद लोग छिप छिप कर फायरिंग कर रहे हैं। सड़क पर सेना की एक गाड़ी जा रही है और तभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसके बाद पहाड़ियों में छिपने के लिए लोग भागते हैं। यह ड्रोन वीडियो पाकिस्तानी सेना की आईएसपीआर ने जारी किया है। इस फायरिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स के नायक इम्तियाज अली की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हमलावरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के बजाय घटना का ड्रोन फुटेज क्यों जारी किया? पाकिस्तानी सेना अपने जवानों पर हुए ऐसे कथित हमलों के वीडियो सार्वजनिक क्यों कर रही है? दरअसल पाक फौज यह दिखाना चाहती है कि पीओके में भीड़ में कई हथियारबंद लोग हैं जो रेंजर्स को टारगेट करके हिंसा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि पीओके में प्रदर्शन करने वाले लोग निहत्थे हैं, लेकिन घटनास्थल के पास ही लश्कर का एक आतंकी शिविर है। और यह खबर है कि पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही कई आतंकवादी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। यानी पाकिस्तान की फौज माहौल बिगाड़कर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन लड़ाई इस बार पाक फौज वर्सेस पीओके की लेडीज ब्रिगेड और बच्चों के बीच भी है। इस बार सभी मिलकर फौज को ललकार रहे हैं, सड़कों पर ढाल बनकर खड़े हैं, शांति और अमन की अपील कर रहे हैं। पीओके के रावलकोट में यह लॉन्ग मार्च सुबह से निकला हुआ था। सड़कों पर भारी भीड़ थी। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सरकार सेना के विरुद्ध माहौल गर्म था। ये सारी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा अपडेट आया। मुजफ्फराबाद चलो मार्च को फिलहाल 21 जुलाई तक के लिए वापस ले लिया गया है। यानी जो भी प्रदर्शनकारी इस इलाके में सड़कों पर उतरा हुआ था, वहां से वो वापस हो रहा है। AAC नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई के लिए 21 जुलाई तक का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस अवधि में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरे पीओके में बड़े पैमाने पर आंदोलन और लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा। अब आपको खाड़ी में वॉर जोन लेकर चलते हैं। वहां अमेरिका ईरान में छिड़ी जंग पूरी दुनिया के लिए एक फिक्र बन गई है। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में 7 घंटे तक एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार से लेकर बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक द्वीप पर नॉन स्टॉप अटैक किया। होर्मुज स्ट्रेट के करीब ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों की पूरी डिटेल वीडियो अब आप देखने जा रहे हैं। यह चाबहार की तस्वीर है। वहां ईरानी नौसेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। चाबहार पोर्ट को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ। शाहिद कलांतरी पोर्ट का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक हुआ। इसके अलावा केशम द्वीप में 8 ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी हुई। अंडरग्राउंड बेस पर मिसाइल लॉन्च की गई। पश्चिमी एहफाज में कई धमाके सुने गए हैं। ईरान ने अमेरिका को इन हमलों का जवाब दिया। एक बार फिर से खाड़ी के कई देशों में मौजूद अमेरिकी बेस, ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किए गए। जैसे को तैसा वाला जवाब चौथे दिन भी जारी रहा। बहरीन से लेकर कुवैत और जॉर्डन तक ईरान का कहर देखने को मिला। IRGC ने वहां 30 मिसाइलों से हमले का दावा किया है। सबसे खास बात, खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले में इस बार ईरान ने क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड भी लगा रखा था, जिससे नुकसान बड़े पैमाने पर होने का दावा किया गया। जबकि कुवैत में सैन्य डिपो पर ड्रोन का हमला हुआ। कुवैत नेवी का शिप तबाह किया गया। जॉर्डन में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। किंग फैजल एयरबेस को निशाना पर लिया गया है। वहां एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान नष्ट होने की खबर भी है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों तरफ से ये हमले आजाद भी जारी रहेंगे? इसका जवाब हाँ में हो सकता है, क्योंकि ना तो ट्रंप बैकफुट पर जाने के मूड में है, ना ही मुश्तबा झुकने को तैयार है। ट्रंप ने इस बीच ये कहकर तेहरान की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं कि अगर ईरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा।
एनर्जी साइट्स पर हमले होंगे। ईरान की तरफ से इस धमकी का जवाब भी आया। ईरान ने साफ किया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। यानी ईरान ने गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी। अब यह ट्रंप को तय करना है कि आगे क्या रुख अपनाना है। इसकी जानकारी पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। हमने आपको कल इसी शो में बताया था कि ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का पिकेक्स माउंटेन हो सकता है। ट्रंप ने वहां अटैक के लिए फुल वॉर कैबिनेट बुलाई। आप इसे ट्रंप का वॉर रूम भी कह सकते हैं, जहां पर पिकेक्स माउंटेन पर हमले को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगले हफ्ते से ईरान पर ऑल आउट अटैक की तैयारी हो सकती है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने एक और बयान देकर सबको चौंकाया। उन्होंने कहा कि ईरान से आज उन्हें फोन आया था और वो समझौता करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्रंप ऐसे दावे पहले भी कर चुके हैं जिन्हें ईरान हर बार खारिज करता है। और मुझे चिंता इस बात की है कि ट्रंप जब भी ऐसा दावा करते हैं वो डिसेप्शन निकलता है और उसके बाद बड़ा हमला होता है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप में एक और हार के बाद हुए उग्र प्रदर्शन की। बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। पिछली बार मोरक्को आ रहा था, तब पेरिस और लंदन में दंगे हुए थे। इस बार स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया और एक बार फिर फ्रांस जल उठा। पेरिस से लेकर लियोन शहर तक पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए जरा। लेकिन इस खबर की शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। एक तरफ कल पेरिस में बेस्टिल डे का जश्न था। एफिल टावर रोशनी से जगमगा रहा था। आसमान आतिशबाजी की रंगीन चमक से भर गया था। हजारों लोग आजादी और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहे थे। लेकिन उसी रात उसी शहर की तस्वीर बदल गई। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पेन से फ्रांस की हार ने हजारों फुटबॉल फैंस के गुस्से को सड़कों पर ला दिया है। जश्न की रोशनी बुझी और कई इलाकों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर तोड़फोड़ हुई और पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई। विश्व कप के सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों मिली हार का दर्द फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैदान पर जैसे ही आखिरी सीटी बजी, लाखों फ्रांसीसी फैंस का सपना टूट गया। पेरिस की सड़कों पर रात होते होते माहौल बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले लोग मैच देख रहे थे, वहां पुलिस और उपद्रवियों के बीच आमना सामना था। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर बोतलें और पत्थर फेंके गए। कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आखिर किस तरह गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आग लगा दी। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या किसी खेल में मिली हार कानून हाथ में लेने का लाइसेंस है? क्या राष्ट्रीय टीम की हार का गुस्सा अपनी सड़कों, अपनी ही गाड़ियों और अपनी ही सार्वजनिक संपत्ति पर उतार कर दिखाया जा सकता है?